न्यूज़ टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको मिलाने जा रहे हैं किसी हस्ती से जो कि भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे, संगठन ने जो दायित्व दिया उसे वे निभाते रहे। नीमच नगर पालिका के 10 साल तक उपाध्यक्ष रहे, वर्तमान में वे संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमारे बीच हैं महेंद्र जी भटनागर। भटनागर साहब, आपका स्वागत है नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हम हर सप्ताह नीमच की एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनके जीवन के संघर्ष और सफलता के संबंध में जानते हैं। तो किस तरह से आपका ये जो राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ? ये राजनीति मुझे विरासत में मिली। जी। मेरे पिताजी हिंदू महासभा में काम करते थे। अच्छा। मेरे ताऊजी समाजवादी पार्टी में काम करते थे। अच्छा। बाद में वो जनसंघ में शामिल हो गए थे। जी। और हम भी सब जनसंघ का काम करने लगे। मतलब उस समय दोनों विचारधारा आपके, समाजवाद भी और हिंदूवादी भी? जी जी, दोनों विचारधारा परिवार में थी, पर पिताजी हिंदू महासभा से जुड़े थे। जी जी। तो मेरा ज्यादा ध्यान हिंदू महासभा की ओर था। जी जी। कालांतर में आगे फिर जो ताऊजी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ में शामिल हो गए थे और जनसंघ का काम हम करते थे। जी। मैंने कॉलेज से राजनीति की शुरुआत करी। तो मैं कॉलेज में था, जी। तो मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था और मैं 2 वोट से चुनाव हार गया। अच्छा। चुनाव हारने के बाद फिर मैं ये यूथ पैनल का समय तो नहीं था? नहीं, वो समय वहाँ पर हम इंडिपेंडेंट लड़ते थे। अच्छा। और कांग्रेस से क्रांतिकारी पैनल लड़ती थी। अच्छा। और एक मोर्चा भी लड़ता था। अच्छा। जैसे 3-4 जन लड़ते थे और हम निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। जी जी। तो मैं उसमें अशोक अग्रवाल जो हमारी पैनल के मुखिया हुआ करते थे, जी। उनकी एक निर्दलीय पैनल थे, उससे मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और मैं 2 वोट से हार गया था। और उसके बाद आगे चले और हम विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में मैं निर्वाचित होकर यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ पर फिर मैं उन समितियों में और मैं आया था। ये मेरी राजनीतिक शुरुआत थी। उसके बाद अब पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड समिति का सदस्य बना। वो लगभग बात है 89 की, 89 के आसपास, जब गट्टूलाल जी शर्मा यहाँ से मंडल अध्यक्ष बने थे। मैं उसमें स्थानीय वार्ड समिति का सदस्य बना। लगातार काम करने के बाद मैं फिर वार्ड समिति का अध्यक्ष बना। वार्ड समिति का अध्यक्ष बनने के बाद फिर मैं मंडल अध्यक्ष बना और मंडल अध्यक्ष का कार्यकाल लगभग मेरा 12 साल 13 साल तक। मैंने देखा है मंडल अध्यक्ष जब आप बने थे तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। सुंदरलाल जी पटवा उस समय थे और चूंकि मैं भी उस समय जर्नलिज्म और पत्रकारिता में सक्रिय हुआ था और उस समय जब आपने महाराणा बंगले में पटवा जी का कार्यक्रम किया था, आप मंडल अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है जी। उस समय आपकी भी शुरुआत थी और हमारी भी शुरुआत थी। आप हम सब साथ में राजनीति का, आप चूंकि पत्रकारिता में थे, राजनीति में था, आपका हमारा काफी लंबा संबंध रहा है इस संबंध में। जी। और बिल्कुल सही है कि पटवा जी उस समय थे। पटवा जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जब हम वार्ड समिति के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, तब भी मैं लगातार मंडल अध्यक्ष रहा और लगभग 2001 तक मैं मंडल अध्यक्ष रहा। उसमें मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरे नीमच शहर के एक एक गली को छाना, एक एक वार्ड को छाना। उस समय जब शुरुआत में मंडल अध्यक्ष बना था तो 36 वार्ड हुआ करते थे। बाद में फिर वो बढ़ के 40 हुए, लेकिन 38 ही फिर 38 वार्ड अध्यक्ष थे या 36 वार्ड अध्यक्ष थे, उनके मुँह जमानी नाम मेरे को याद रहा करते थे। इस तरह के हमारे साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर एक बार संभागीय स्तर पर कार्यशाला हुआ करती थी। उसमें मंडल अध्यक्ष को जाना पड़ता था, जिले के पदाधिकारी को जाना पड़ता था और हमने साल भर के कार्यक्रम का ब्यौरा वहाँ पर मंच पर आकर देना होता। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं लगातार 12 साल लगातार मंडल अध्यक्ष था और मेरे को इसमें बहुत मौका मिला। तो जब रतलाम में ऐसा अधिवेशन हुआ और रतलाम में जब मेरे को बुलाया गया, उसमें माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जो पितृ पुरुष है भाजपा के, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और सब चूंकि नीमच सबसे लास्ट में आता है तो नीमच का मेरा नाम सबसे लास्ट में आया था। जब मैं माइक पे गया और जब मैंने माइक पर खड़ा हुआ तो उधर से ठाकरे जी की आवाज आई, महेंद्र रुको, तुम्हारा व्रत मैं दूंगा। और उन्होंने वहां से पूरे मेरे साल भर का कार्यक्रम का ब्यौरा पूरा उन्होंने दोहराया। अच्छा, ठाकरे जी ने? कुशाभाऊ ठाकरे जी ने। अच्छा। और फिर ठाकरे जी ने मेरी पीठ थपथपाई और वहाँ जो मंडल अध्यक्ष थे और भी थे, उन सबको बताया कि देखो ये सबसे कम उम्र का मंडल अध्यक्ष यहाँ खड़ा है। अच्छा। इसका जो भी वहाँ कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम की सूचना पत्र के माध्यम से प्रदेश में आती है, जिले में जाती है और उसमें लिखा होता है कि इस कार्यक्रम में ये अतिथि थे, इतने लोग इसमें उपस्थित रहे और उन्होंने 4 लाइन में उसका विवरण देता था कि उन्होंने ये वहाँ कहा। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि ये सीख आप भी लो
सीख लेने में कोई बुराई नहीं, छोटा भी सीख देता है, बड़ा भी सीख देता है। हाँ। इससे सीखो और इस तरह से मंडल अध्यक्ष अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी एक दिन इस देश पर राज करेगी। वही पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनेगी। आज हम सब लोग देख रहे हैं, उसमें मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं का योगदान है। मेरे जैसे अनेकों मंडल अध्यक्ष ताकत से लगे थे और निश्चित से पार्टी को वार्ड पर और बूथ पर जाकर खड़ा किया है। इसका परिणाम आज हमारे सामने है। हमारे कुशल शिल्पी हमारे साथ थे कादरी जी, जिनकी नीतियों पर चलकर, जिनके बताए रास्ते पे चलकर आज पार्टी में अध्यक्ष कुशल। मतलब ये मेरे ख्याल से ऐतिहासिक होगा, इतने लंबे समय तक कोई मंडल अध्यक्ष नहीं रहा। 12 साल पार्टी के संगठन का अध्यक्ष रहना बहुत बड़ी बात है। और इस दौरान जब वो संघर्ष का दौर था, मतलब सत्ता में भी नहीं थे उस समय, कांग्रेस की जो प्रताड़नाएं, जो जैसा सुना जाता था कि मतलब उनके खिलाफ काम करना भी बड़ा चुनौती होता था, तो बड़ा कठिनाई वाला दौर रहा होगा वो। बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत कठिनाई वाला दौर था जी और उसमें हमने बड़ी परेशानियां भी झेली हैं। जी। लगभग मेरे ऊपर 32-33 मुकदमे मेरे पे लगे थे। अच्छा, उस समय 32 मुकदमे। 33 मेरे मुकदमे लगे थे। जी जी। कभी कभी तो ये स्थिति बनती थी कि दिन दिन भर न्यायालय में निकल जाता, 2-2 3-3 दिन लगातार तारीखें होती तो न्यायालय में दिन भर निकल जाया करता था। अच्छा। और अनेकों तरह की परेशानियां आती थी। तो सारे ये सब पॉलिटिकल मुकदमे हुआ करते थे, धरना आंदोलन प्रदर्शन इसको लेके? धरना आंदोलन के ज्यादातर मुकदमे धरना आंदोलन के ही थे, जी। लगभग वही थे। वही थे। क्योंकि और तो कोई मेरे को मुकदमा कायम था, लोगों से व्यवहार था, जी। लोग अच्छी तरह में जानते भी थे और लोग पलक पावड़े दिखाकर हमारा स्वागत भी करते थे कि इतनी मेहनत करके लोग काम खड़ा कर रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। और मैं तो उस समय की टीम को, मंडल अध्यक्षों को, बूथ के अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से मेरा उनसे संपर्क रखता था। और हमारे जो वार्डों के अध्यक्ष हुआ करते थे नियमित मेरे से संपर्क में रहते थे। मेरा हर दिन 4 या 5 मंडल अध्यक्ष से मिलना होता था। एक समय का भोजन मेरा उन्हीं क्या होता था और एक समय का भोजन मैं घर पे करता था। उसमें पेट्रोल भी बहुत सस्ता था, 6-7 रुपए लीटर हुआ करता था। अच्छा। तो मेरे पास वो बजाज स्कूटर आज भी मैंने संभाल के रख रखा है। उस स्कूटर से पूरे नीमच का मैं दौरा करता था और बूथ अध्यक्षों पे जाता था। और चूंकि समय नगर पालिका चुनाव होने की जैसी गुंजाइश बनी थी और पटवा जी ने समिति भी बनाई थी नगर पालिका जगह जगह, तो समिति का भी मेंबर था। तो उसके माध्यम से बूथ अध्यक्षों के, वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से हमने वहाँ पार्टी को भी खड़ा किया। और हम जो वार्ड के लोगों के जो काम हुआ करते थे वो हमारे वार्ड के अध्यक्ष के माध्यम से मुझ तक आते थे। मैं संबंधित डिपार्टमेंट में पत्र भेजता था, पत्राचार करता था, फोन से बात करता था और लोगों के काम उसके माध्यम से कराता था। लोगों के काम होते थे, पुनः उनको सूचना जाती थी कि आपका ये काम हो गया है, इस दिनांक को संपन्न हो गया, आप संपर्क करो, या नहीं हुआ तो मुझे मुझसे पुनः संपर्क करो। इस तरह से पूरे नीमच का एक नेटवर्क हमने खड़ा किया था। उस नेटवर्क की भी माने काकरे जी और संगठन के वालों ने बहुत तारीफ करी थी। और मेरे रजिस्टर सब जाओ रजिस्टर और सब मंगवा के ऊपर देखे थे कि किस तरह से मैं काम करता हूँ। इस तरह से काम करते करते सम्मेलन में जाते जाते फिर एक बड़ी योजना हमने बनाई थी। वो योजना थी कि वार्ड समिति के तो हमारे मेंबर हुआ करते थे, लेकिन मैं उससे एक नीचे पायदान पे गया था और मैंने मकान प्रमुख बनाए थे कि जैसे वार्ड है, वार्ड में मकान नंबर 1 से लगाकर 10 तक एक आदमी, अच्छा। 11 से लगाकर 21 तक एक आदमी, ऐसे 10-10 मकान पर एक कार्यकर्ता हमने नियुक्त किया था कि वो कार्यकर्ता उन 10 परिवारों से लगातार संपर्क में रहे, पार्टी की नीतियां तक पहुंचाए, उनके कोई काम हो तो काम लेकर आए, उनके हम काम कराएं। उसी का परिणाम था कि नीमच में जो नगर पालिका को भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किल से बना करती थी, उसी का ये परिणाम आया कि हम पार्षद हम ज्यादा जीते लेकिन रघुराज जी अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार भी ऐसे हुआ कि पार्षद हमारे जीते लेकिन रघुराज जी अध्यक्ष बने थे। और डायरेक्ट चुनाव में और आगे चलकर अभी स्थिति के लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका। जी। अच्छा, भाजपा में मैंने देखा कि आपको संकट मोचक माना जाता है। कभी भी कहीं कोई डगमग मामला होता है तो बोले महेंद्र जी होते हैं। अभी भी जैसे पार्षदों में कहीं कोई समन्वय बिठाना होता है तो आपको नीमच नगरीय निकाय का प्रभारी बना रखा है, एक बड़ा दायित्व आपको दे रखा है। ये क्या है कि कार्यकर्ता मुझे मान सम्मान, ये कार्यकर्ताओं का बड़प्पन है और कार्यकर्ताओं को इसके लिए मैं धन्यवाद भी दूँ जो मेरी बात मानते हैं, मेरी बात रखते हैं, मैं कहता हूँ उसको स्वीकार करते हैं और मैं भी उनकी बातें मानता हूँ। ऐसा नहीं छोटा कार्यकर्ता कुछ मुझे बताता है और मुझे अच्छा लगता है तो उसकी बात मैं सीखता हूँ, उससे भी सीखता हूँ। ये राजनीति एक पाठशाला है, इसमें हमेशा सीखने को मिलता है और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगभग मध्य प्रदेश आधे से ज्यादा घुमा दिया है। लगभग 17-18 प्रांतों में भी मेरे को चुनाव के काम से भेजा है। मैं बिहार तक गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, गुजरात गया हूँ, राजस्थान गया हूँ और मध्य प्रदेश अपना घर है ही। सब जगह मेरे को चुनाव के कार्यों के लिए भेजा जाता है। यदि मैं फ्री होता हूँ तो तुरंत सूचना आ जाती है कि महेंद्र जी आप खाओ नीमच हो, आ जाइए, आपको वहाँ काम समझ में जाना है। तो इसमें कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि कार्यकर्ताओं ने मेरा इतना मान सम्मान बढ़ाया है।
मुझे मान सम्मान देकर कि आज मैं इस स्थिति में हम्म। आपको पटवा खेमे का बड़ा नेता माना जाता है। पटवा खेमे में मतलब जिस समय एक दौर था कि पटवा जी और पांडे जी और सकलेचा जी ये तीन बड़े नेता थे और तीनों में गुटबंदी हुई, तो कहीं ना कहीं पटवा खेमे का नेता होने के कारण कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आपको। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें गुटबाजी उस समय भी थी, आज भी है। हाँ। और राजनीति में गुटबाजी नहीं होती ऐसा मैं मानता ही नहीं। गुटबाजी होती है, ये स्वाभाविक रूप से होती है हाँ। कि किसी भी व्यक्ति का एक पक्ष होता है तो उसका एक विपक्ष ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ राजनीति में अगर किसी का विरोधी नहीं है तो फिर वो नेता नहीं है। सही बात, नेता कुछ करेगा तो ही तो उसका विरोध होगा। मैं कुछ करूंगा नहीं तो मेरा विरोध कहाँ से खड़ा होगा। सही बात। इसलिए मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ, लेकिन प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, लेकिन वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। हम सब थे, मतलब उस समय जैसे मेरे पे पटवा कहा कि पटवा खेमे का मैं नेता हुआ करता था, तो उसमें भेरू दादा सामने के नेता हुआ करते थे। लेकिन हम दोनों ने आमने सामने मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ भेरू दादा से निवेदन किया, आप मेरे बड़े भाई, आपको तो मेरे को वोट देना पड़ेगा। तो मेरे को साथ में मेरा हाथ पकड़ कर लेके गए और मेरे सामने महेंद्र भटनागर के हमको उनने सील लगाई। ये बड़ापन था, तो हमें प्यार था, प्रेम था, स्नेह था। पार्टी के लिए हम एकजुट था। अध्यक्ष नहीं जीता था, मेरे को 130 वोटों से मिले। आपको उन्होंने खुद उम्मीदवार होते आपको वोट दिया। बिल्कुल मेरे को वोट दिया था, ये उनका बहुत बड़प्पन था। आज भी मेरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरा हमेशा साथ में रहा। हम यूं भली एक दूसरे के गुट के खिलाते, लेकिन पार्टी का जो काम होता था, भेरू दादा पांडे जी गुटते थे। हाँ, पंडित जी गुट से खिलाते थे। जी जी। हम एकजुट होकर पार्टी का काम करते थे। और क्योंकि पांडे पटवा गुट इसलिए लगा करता था कि बड़े नेताओं का कुछ लोगों के प्रति स्नेह। ऐसा नहीं था कि भेरू दादा कोई पार्टी के खिलाफ थे या महेंद्र भटनागर पार्टी के खिलाफ। हम दोनों ही पार्टी का काम करते थे, लेकिन वो पांडे जी के नजदीक थे, मैं पटवा जी के नजदीक था। अंतर सिर्फ इतना था, इसको खेमेबाजी का नाम दे दिया जाता था और खेमे बना दिए जाते थे। जबकि वास्तविकता तय थी कि हम कांग्रेस से अन्य पार्टी के लड़ने के लिए जब पार्टी की बात आती थी, एकजुट होकर एक ताकत के साथ चुनाव लड़ते थे और उसी के परिणाम के लगातार सरकार और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती चली गई। महेंद्र भटनागर साहब लगातार 3 या 4 बार विधानसभा के दावेदार रहे, हर बार नाम आया लेकिन फिसल गया, ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं अक्सर इस बात को दोहराया करता हूँ, आज आपने एक बात पूछी है तो मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 5 भाई थे, जब घर का बंटवारा हुआ तो किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से व्यापार आया, मेरे हिस्से माँ, संगठन है आपके, मेरे हिस्से माँ आई। तो उस माँ के लिए मैं लड़ता हूँ, माँ के लिए मैं जीता हूँ और माँ के लिए जब तक जिंदा रहूंगा उस भारतीय जनता पार्टी को। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन फिर भी एक सबका एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है, आप राजनीति के शिखर पर पहुंचे, विधायक बने। और जहाँ तक कि पटवा जी का सवाल है, उनके जो जितने भी तागीर दिया, जितने भी उनके जो अपने समर्थक है, कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने कभी पैरवी की थी कि महेंद्र जी को नीमच से टिकट दिया जाए? ये भारतीय जनता पार्टी से किसी की पैरवी करने से या किसी की दुर्गति पार्टी के लोग देखते हैं, सोचते हैं कि कार्यकर्ता की योग्यता क्या है, इसको किस दिशा में जाने से पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, उस दिशा में उसको पार्टी काम देती है और उस दिशा में आगे बढ़ाती है। मैं देखो आपको गिनाना चाहता हूँ, मेरे साथ और भी कार्यकर्ता है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैं जिला मंडल अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष के बाद मेरे को मीडिया प्रभारी बनाया, मीडिया प्रभारी बनाकर मेरे को जिले का महामंत्री बनाया, जिले के महामंत्री के भी मैंने 4 कार्यकाल पूरे किए। उसके बाद फिर मेरे को प्रदेश कार्य समिति मिला, लगभग 7वीं 8वीं बार में प्रदेश कार्य समिति। इसके बाद मुझे लगातार काम के लिए भेजना, मैं उम्र में छोटा होने के बावजूद भी मेरे को निर्वाचन कराने के लिए भेजा गया, मेरे को अन्य प्रांतों में भेजा गया, मुझको प्रभारी बनाया गया। मुझे 2 बार तो विधानसभा में प्रभारी बनाया गया, प्रधानमंत्री के 7 साल पूर्व तो उसका लोकसभा का प्रभारी बनाया गया, लोकसभा में मंदसौर लोकसभा का संयोजक मुझे बनाया गया। अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव उसमें तो झाबुआ जैसी सीट जो बिल्कुल टफ सीट थी, वो सीट मुझे दी गई जो भारतीय जनता पार्टी की। मुझे उज्जैन घटिया का विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, जो सीट हमारे हुए थे 25,000 में, वो सीट हमने 17,500 से दी। मुझे हरियाणा भेजा गया गढ़ी सांपला किलोई सीट पे, जिससे हुड्डा जी लगभग 4 से 5 लाख वोटों से जीतते थे, लेकिन हमें थोड़ा कम समय मिला, हम वहाँ हारे। लेकिन उस 5 लाख की 3 लाख की हार जीत को हम केवल 17,000 पर लाकर हमने छोड़ा। तो ये संगठन ये सब चीजें देखता है
किस आदमी की योग्यता क्या है, किस दिशा में अच्छा काम कर सकता है, इसकी योग्यता का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, ये कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकता है, उस दिशा में पार्टी उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। और अभी भी जो हमारे पार्टी का जो संगठन पर्व संपन्न हुआ है, उसमें भी मुझे एक लोकसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया था। मुझे खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जैसी 3 जिले दिए गए थे। उन 3 जिलों का पर्यवेक्षक मुझे बनाया गया था, जहाँ बढ़िया अच्छे चुनाव संपन्न हुए। पहली बार नगर पालिका का चुनाव लड़ा पार्था में था, क्या अनुभव रहा, कैसे टिकट मिला आपको, खुद बांटने वालों में थे उस समय? देखिए, ये बात वैसे तो ठीक है, आपको बताता हूँ हाँ। कि मैं संगठन में काम करता था, तो कभी कभी हम आपस में सब लोग बराबरी के लोग बैठ जाया करते थे। तो सब कहा करते थे, ऐसे बातचीत चलती थी, तो थोड़ा उसमें जवानी थी। यहाँ संगठन में हमारे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। तो जो निर्वाचन जो चुनाव लड़ते थे ना, बोले जिस दिन चुनाव लड़के देखेगा उस दिन तेरे को मालूम पड़ेगा क्या होता है चुनाव लड़ना। तो बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में टीस थी। तो नगर पालिका के चुनाव आए, तो मैंने वार्ड नंबर 13 से अपना नामांकन भरा। इसमें बलवंत महावर भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष था, वो भी उसमें उम्मीदवार था। निर्दलीय नहीं, पार्टी से टिकट मांगा था। दावेदार थे। मोमू लालवानी भी उसमें पार्टी से टिकट मांगा था। तो कहीं ना कहीं घूमती हुई सुई बलवंत महावर और मेरे पे आके टिकी। अब बलवंत महावर का वहाँ का स्थानीय निवासी था और मैं नीमच सिटी का निवासी था। इस बात में मतभेद चल रहा था। बलवंत महावर को मैं आज भी मतलब धन्यवाद दूंगा। पार्टी ने सोचा था कि चूंकि बलवंत महावर के जीतने की संभावना ज्यादा वहीं का निवासी है, तो उसको टिकट देना पड़ेगा। तो बलवंत महावर को पता नहीं क्या हुआ, बिना बताए वो गया और उसने अपना नामांकन वापस ले गया। तो टिकट मेरी झोली में आ गिरा। मैं आज भी उसको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरा मान सम्मान रखा और उसने इसी बात से 10 साल तक पता नहीं, फिर दूसरी बार आरक्षण हो गया था। हाँ। वहाँ के लोग तो मेरे को आज भी कहते हैं कि भैया आप आके चुनाव लड़ो, तो हमें बहुत सुविधा रहेगी। और मैंने वहाँ जन भागीदारी, चूंकि बंगला बगीचा एरिया था, वहाँ काम नहीं हो सकते थे, मैंने पाइपलाइन भी डलवाई, नाली भी बनवाई, सड़कें भी बनाई, विधायक निधि से भी सहयोग लिया। और जो वार्ड बिल्कुल उपेक्षित वार्ड था, बहुत अच्छे वार्ड के रूप में मैंने परिवर्तित किया। तो इसका परिणाम है कि लगातार उस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जिस चुनाव में उसको जो वोट लोकसभा विधानसभा मिलते हैं, अगले विधानसभा लोकसभा में उससे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको। इतना अच्छा वार्ड है वहाँ के लोगों का, आज भी इसमें है और आगे भी इसमें रहेगा। दूसरा चुनाव मैंने जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ से वहाँ के लोगों ने खूब स्नेह दिया और वहाँ भी मैंने लोगों की समस्या अपने लोगों से काम कराए। तो एक संगठन में काम करने का और सरकार, क्योंकि सरकार में तो नहीं रहे, नगर पालिका में जरूर रहे। दोनों बार यहाँ जो अध्यक्ष के सीधे चुनाव थे, तो दोनों बार कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मेरे को काम करने का तो उस समय जैसे अध्यक्ष को डायरेक्ट चुन के आते थे, पार्षद अलग चुन के आते थे, तो अध्यक्ष की तानाशाही होती थी। मतलब अध्यक्ष सर्वोपरि, वो चाहे तो काम कराए, नहीं तो नहीं कराए। तो उस समय तो जूझना तो बहुत पड़ता होगा आपको, और वो भी कांग्रेस के रघुराज सिंह चौड़िया, मतलब उनकी राजनीति अलग ही चलती थी कांग्रेस से। ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय मैं अध्यक्ष हुआ करता था, पर आप सब भी मौजूद रहते थे। संघर्ष बहुत करना पड़ता था। जैसे ही मैं उठ के खड़ा होता था और सारे सबके कैमरे एक साथ मेरी तरफ घूम जाया करते थे कि आज जो कुछ ना कुछ नई बात उठाएगा, कोई ना कोई नया मुद्दा उठाएगा। तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा को दूंगा। मैं छोटा था और मैं एक बार वहाँ गया, नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो उनके आगे किताबों पर फाइलों का ढेर लग रहा था। मैं साथ में जाके बैठ गया और पढ़ते जाते निशान लगाते, फ्लैग लगाते, पढ़ते जाते निशान। तो वो फ्री हुए ने मुझे क्या हुआ, मैं तो मेरे मुँह से निकला, आप बोलते थे साहब आपको भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे आधे घंटे की समझाई, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या गड़बड़ी करी, उस खामी को देखना, समझना, नियम कायदा कानून क्या कहता है और उन्होंने क्या किया उसको समझना, और फिर मुद्दों को परिषद में या विधानसभा में उठाना। तभी तो मैं नेता पक्ष कहलाऊंगा, नेता प्रतिपक्ष कहलाऊंगा। तो वो मेरे दिमाग में घूमती थी कि चूंकि नेता रघुराज जी है, नेता कांग्रेस का है, तो इनकी क्या कमियां हैं, ये कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। उन मुद्दों को ताकत के साथ उठाना, और की ताकत तो उठाता था, इस बात के आप सब गवाह है कि दूसरे दिन अखबार मेरा ये ऐसे हाथ लिया हुआ उंगली किया, फोटो ही ज्यादातर छपा करता था। और सारे सब, अगर किसी दिन परिषद में नहीं होता तो उस दिन ज्यादा नहीं होता था हंगामा, बाकी ज्यादातर परिषद हंगामे के भेंट चढ़ती थी और तगड़ा हम विरोध करते थे। और रघुराज जी को हमने बहुत सारे काम करने के लिए बाध्य कर दिया कि उनको आके मजबूरी में उनको काम करने पड़े, जो जनता के हित के थे। और उसका ही परिणाम था। हमें उस समय एक आरोप भी लगता था कि महेंद्र जी परिसर में विरोध करते हैं, मैदान में विरोध करते हैं, लेकिन रघुराज जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे उनके पारिवारिक संबंध थे। हाँ।
बिल्कुल संबंध थे, लेकिन संबंधों की जगह संबंध थे। हाँ। और जहाँ पार्टी थी वहाँ बिल्कुल आमने सामने थे, और फिर आमने सामने ही रहे। बाद में तो हमसे मुझे याद है कि जब रघुराज जी पर नीमच की जमीनें बेचने का आरोप लग रहा था, जब उन्होंने स्कीम नंबर 30 की जमीन आंजनाओं को बेच दी थी, बंगला नंबर 60 पे बेच रहे थे, तो आपने नीमच में ना टेम्पो में बैठ के अनाउंसमेंट कराया था कि नीमच की जमीनों को बचाओ। वो बंगला नंबर 60 बचाने के लिए उन्होंने आप लोगों से बचने के लिए जाली बना दी थी। वो भी बड़ा गजब का किस्सा है। ये बात बिल्कुल सही है जी कि जहाँ नगर पालिका की परिषद की बैठक हुआ करती थी, जी हमने उसको पूरा, चूंकि हम आसंदी पे चढ़ जाया करते थे और विरोध करते थे, काम नहीं करने देते थे, ऐसे कोई काम आते थे, हाँ तो उन्होंने पूरा तार की जाली लगा के उसको पैक कर दिया था ताकि हम नहीं पहुंच पाए। हाँ लेकिन हमारे भी शुभ चिंतक थे, हाँ उनने हमारी खबर दे दी हाँ कि आज की मीटिंग है और उसमें बंगला नंबर 60 को और ये बेचने के सारे प्रस्ताव है हाँ और ये प्रकरण को पास करेंगे। हमारे शुभ चिंतक थे, उनने खबर दी तो हम वहाँ पहुंच गए। वहाँ हमने जो तार बंधे होते सारे तार उस जाली के पहले से काट दिए और वो आके चुपचाप बैठ गए। जैसे ही उन्होंने चालू किया, सबसे पहले उन्होंने जाली को खींच के बाहर पटका और उनको कोई काम नहीं करने दिया। आज हम देख रहे हैं बंगला नंबर 60 भी बचा हुआ है, सारी जमीनें नीमच जबकि की ये बची हुई बंगला नंबर 60 है, जबकि उसमें तो मेरे ख्याल से आपको संगठन के अंदर भी बड़ा विरोध झेलना पड़ा होगा, क्योंकि वो बड़ा एक इशू बन गया था। जी है। संगठन में तो विरोध इसलिए नहीं होता था कि हमारी पार्षद दल की बैठक हुआ करती थी, उसमें हम कोई जरूरी नहीं कि सारे पार्षद एक दूसरे से सहमत थे, जी लेकिन हम वहाँ बहस करते थे, तर्कसंगत बात करते थे, उसमें अंत में परिणाम जो आता था सब तय कर देते कि नहीं, इसको प्रस्ताव को पास करना, चाहे मेरा उसमें विरोध हो, तो भी उस प्रस्ताव के पक्ष में हम रहते थे और एकजुट होकर लड़ाई लड़ते थे। उन सब पार्षदों को भी धन्यवाद दूंगा कि मैं खड़ा होता था और सब पार्षद मेरे साथ एकजुट होकर खड़े होते थे। इसी का परिणाम था कि ये बंगला नंबर 60 बच गया, मतलब उस समय, क्योंकि मैं भी उस समय भास्कर में था और मेरे भी रघुराज जी से इसी दौरान पंगे हुए थे। जी जी तो वो बड़ा मामला ऐसा था कि बंगला नंबर 60 एक नीमच शहर की बेशकीमती जमीन थी और उनको बेचने पे तुले हुए थे, और आप लोगों के कारण वो जमीन बच गई आज भी। बंगला नंबर 60 ही हाँ स्टेशन से अपन जाते हैं हाँ, तो पुलिया के पास में एक चमड़ा कारखाने के सामने वाला चमड़ा कारखाने, और वो जमीन भी हमने बचाई है, जी जी वो भी बिक्री थी, बची है हाईकोर्ट से, हालांकि उसमें केस जीते जी जी और नगर पालिका उसमें चुनाव जीती है। हाँ, ऐसे अपन जाते थे, एक बगीचा अपन ने एक उद्योगपति को दिया था, जी जी वो भी उस पर कब्जा करना चाह रहे थे, उसमें भी हमने लड़ाई लड़ी हाँ, और मैंने खुद ने विधानसभा में वहां जाकर, अपने वल्लभ भवन में जाकर मैंने खुद ने पैरवी करी, जबकि नीमच के नामी वकील मेरे सामने उसमें खड़े थे, लेकिन हम सही थे और हम नियम कायदे कानून से चल रहे थे। तो उसमें भी प्रभा ठाकुर उसमें सचिव हुआ करती थी, उनने वकील साहब को दो टूक शब्दों में कहा था कि वकील साहब, जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, इस चीज का आप जवाब दे दो। वो 10 किताबें लाए थे, फिर 10 किताबों से कोई लेना देना नहीं, रूलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, इस बात का जवाब दे दो। वो उस बात का जवाब नहीं दे पाए और हम वो जीते, राजभवन नगर पालिका के कब्जे। सही बात है। सर, नीमच में जमीनें बहुत हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि नीमच में सीएम राइज स्कूल के लिए जमीनें नहीं मिल पा रही हैं। अब सीएम राइज स्कूल नीमच से शहर बनाया जा रहा है, बाहर बनाया जा रहा है। नीमच में बंगला बगीचा समस्या है। अगर बंगलों की जमीन देख लें, खेतों की जमीन देख लें, तो कहीं ना कहीं सीएम राइज स्कूल नीमच में आ जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने उसमें कोशिश जारी है, तो सेम राइज स्कूल की तो जगह देखी है, जी लेकिन शहर अगर बढ़ता है, हाँ, जैसे बाहर जाके किसी को नुकसान नहीं, पर उसके बावजूद भी हम शहर के बीचों बीच हमने जगह देखी है, बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि कोई विवादास्पद जगह हम कुछ कर लें और उसमें अंदर से लीगली कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर वो वापस पेंडिंग पड़ा रहे, हम ये नहीं चाहते। हमने शहर के बीच में बहुत अच्छी जगह देखी है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा, हमारे माननीय विधायक महोदय दिलीप सिंह की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित है कि सीएम राइज को तुरंत बनना चाहिए। तो लगभग हमने जगह चिन्हित कर ली है और उस पर एक मुहूर्त होकर हमारे विधायक जी और प्रशासनिक अधिकारी लोग बैठ जाए। हम लोगों ने संगठन में पूरा माननीय दिलीप जी ने निवेदन किया, दिलीप जी ने, चूंकि हमें वो सुझाई थी जगह, हमसे पूछा था सुझाव की वो जगह कैसी रहेगी, हमने कहा नहीं, बहुत उपयुक्त जगह है और उससे सर्वोत्तम जगह है कि शहर के मध्य में बीच में जो जगह आ जाएगी और सीएम राइज उस जगह और भी चीजें उसके साथ में आ सकती हैं, इतनी बड़ी जगह है, तो निश्चित रूप से नीमच शहर को बहुत अच्छी सौगात एक मिलने वाली है। नीमच में बड़ी समस्या है बंगला बगीचा। बंगला बगीचों की जमीनें आज भी लोगों के निजी हाथों में कब्जे में। व्यवस्थापन बोर्ड बना हुआ है, लेकिन वो 5,000 स्क्वायर फुट तक की जमीन का ही व्यवस्थापन कर रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बड़े बंगलेधारी कब्जा करके बैठे हुए बंगलों पर करोड़पति अरबपति बन गए। बीजेपी की 20 साल से नगर पालिका है, कांग्रेस की रही, उनसे बंगले नहीं छोड़ा पा रही है। जबकि मेरे सुबह सवेरे कार्यक्रम में एडवोकेट महेश पाटीदार आए थे, वो नगर पालिका के वकील रहे लंबे समय तक। वो कह रहे हाईकोर्ट में एक भी मामला पेंडिंग नहीं है, नगर पालिका चाहे तो कल अधिपत्ति में ले लें, एक बेदखल अधिनियम में उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत होनी चाहिए। क्या भाजपा की नगर पालिका में इच्छा शक्ति नहीं है, या कहीं ना कहीं बड़े बंगलेधारियों का वो दबाव है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की जो भावना का जी
रीति रीति से नियम कानून ठीक है। अगले बगीचा पे ज्यादातर कब्जे किन लोगों के? वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? और नगर पालिका में जिस समय बंगले बगीचे की फाइलें गायब हुई, फिर हुई, तो उस समय नगर पालिका परिषद में कौन था? इसकी सरकार था। ये कांग्रेस ने इस समस्या को उलझाया है, इसको लोगों को परेशान करने के लिए समस्या को उलझाया है। वहाँ के तथाकथित लोगों ने वहाँ फाइलें गायब कराई। इसका ये परिणाम आया है कि आज लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसका सम्मान देना सही है। आज नहीं, व्यवस्थापन बोर्ड बना है, ये बात सही है। जो छोटे प्लाटधारी थे, लगभग 90-95% वो उसमें निपट गए। बड़े बड़े का विवाद है, और विवाद क्या है? मूल रूप से अगर हम बात तो ये जमीन तो नगर पालिका गैर शासन ग्वालियर स्टेट, अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों ने ग्वालियर स्टेट से वो लिया, संधि के साथ वो लिया और वापस गए, तो किसके उसमें जाएगी? नगर पालिका ग्वालियर स्टेट किसमें मर्ज हुआ? नगर पालिका मतलब मध्य प्रदेश सरकार में आ गया। मतलब मूल मालिक नगर पालिका ही, मूल मालिका नगर पालिका रहेगी। तो जब मूल मालिक नगर पालिका, मैंने जो अथराइज नहीं उससे मैंने वो बंगला वगैरह खरीद लिया, मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है, मेरे पास कोई कागज नहीं है कि एग्रीमेंट है, कि एग्रीमेंट के आधार पर ये होता है। उसके बावजूद भी सरकार ने हल निकाला, एक गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन के माध्यम से व्यवस्थापन बोर्ड बनाकर उस समस्या कमी करने का प्रयास किया। अब छोटे छोटे तो निपट के, बड़े कुछ बचे हुए हैं, उनकी मांग है कि राशि बहुत ज्यादा है, उसको कम की जाए। तो उसमें क्या उनको क्या 100% गाइडलाइन के हिसाब से बेचा जाएगा, या उनको भी कोई टुकड़ा देकर 5-10% या 5,000 स्क्वायर फीट का सारी जमीन अधिपत्ति में ले ली जाए? उसमें 2-3 तरीके से अलग अलग है। उसमें आप 5,000 स्क्वायर फीट आप रख सकते हैं, शेष दे सकते हैं, और अगर आप पूरे का ही देना चाहते हैं तो वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से वो पैसा उनको जमा कराना पड़ेगा। एक ऐसा हो नहीं सकता है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में आईडीए बना हुआ है, टाउन कंट्री प्लानिंग जो बनते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी अथॉरिटी जमीनों को लेकर नीमच में भी बन जाना चाहिए। देखिए और ये नीमच ऐसा प्रभावशाली कि इतने छोटे से शहर में नगर पालिका और उसको नगर पालिका में मर्ज कर दिया। तो नगर पालिका माध्यम से काम हो रहा है, नगर पालिका ये सब काम कर सकती है, सक्षम है नगर पालिका है। और अभी जो ये जमीन डेवलप करना है या फर्टिलाइजर का लाइसेंस बनाकर डेवलप करने के लिए, तो उसमें भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा संशोधन किया। आज मैं आपके बार बात करना ही पड़ रहा, तो बहुत अच्छा संशोधन किया है कि छोटी जमीन वाला भी फर्टिलाइजर बन सकता है। वो जमीन जो आसपास के किसानों की जमीन है, वो जमीन उसमें शामिल कर ले, और उसको उसमें डाइवर्शन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। पूरी डिटेल उसमें आएगी, थोड़ा बताया। तो इस तरीके से भी इन बंगला बगीचा की जमीन को डेवलप किया जा सकता है। नियम आ जाए, पूरा नियम आ जाए, उसके बाद डिटेल आएगी तो मालूम पड़ेगा। उसमें 3-4 कैटेगरी भी दी है, अलग अलग कैटेगरी, तो ये समस्या का हल उस माध्यम से भी हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ बंगला बगीचा वालों को जाना चाहिए, जाके तुरंत करा के जमीन को रेगुलाइज कराना चाहिए। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिग्गज नेता महेंद्र भटनागर। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नीमच ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हमारे बीच रूबरू हो रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता महेंद्र भटनागर। भाई साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे संगठन को लेकर, नीमच सिटी में ऐसा क्या है कि वहाँ भाजपा का गढ़ कहा जाता है?
और आप नीमच सिटी से आते हैं, और जहाँ भी देखा गया कि इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में ऐसा लग रहा था कि नीमच सिटी निपटेंगे, लेकिन भाजपा अंततः जीती जाती है। तो नीमच सिटी में ऐसा क्या है कि वहाँ भाजपा हमेशा आगे रहती है? नहीं, तो आप ये गलत सोचे कि नीमच सिटी में क्या है। हाँ नीमच सिटी में भी भाजपा है, कैंट में भी भाजपा है, और बगाने में भी भाजपा है। जी जी। नहीं, लेकिन नीमच सिटी को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। वहीं से नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार आते हैं, वहीं से महेंद्र भटनागर आते हैं, वहीं से भेड़ू दादा आते हैं, बहुत सारे नेता वहां से आते हैं। और आखिर ये क्या मतलब वहाँ संघ का कोई ऐसा पृष्ठभूमि वहां से रही है कि नीमच सिटी में ऐसा क्या है? देखिए, संघ के जो बड़े अधिकारी का जो शुरुआत थी पहले नीमच सिटी में, नीमच सिटी नीमच शहर वही कहलाता जी जी। था। और जो भी आते थे नीमच सिटी आते थे, अच्छा। तो नीमच सिटी से ही शुरुआत होती थी। हाँ हाँ। इसीलिए वहाँ आपको ऐसा क्या हिंदू महासभा, जैसे आप बता रहे हैं आपके फादर हिंदू महासभा में, तो हिंदू महासभा का कोई कार्यालय वगैरह था क्या वहाँ, या हिंदू महासभा से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए थे? तो होता ही है हर पार्टी का। जी जी। हमारे खेत से एक कमरा था, हम्म। उस कमरे में मैं थोड़ा सा कार्य चला करता हूँ। तो संघ का काम तो बहुत पुराना है। शंभू ठाकरे जी मेरे को जानते नहीं थे। जी जी। जब मैं पहली मुलाकात मेरी मुख्यमंत्री निवास में से हुई बैठक के दौरान, मंडल अध्यक्ष को हमने बैठक बुलाई थी, तो परिचय हुआ। तो क्योंकि उस समय युवा था तो मैं जीन्स टी शर्ट में ही बैठक में गया था। मेरे को पहले उन्होंने देखा तो मेरे को बोला, युवा बोलता है कि नहीं भाई तुम कहाँ आ गए। मैंने प्रणाम किया और बताया भाई मैं नीमच से मंडल अध्यक्ष हूँ नीमच। बोले तुम नीमच नगर के मंडल अध्यक्ष हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया कि महेंद्र भट्टागर, मैं ठाकरे जी की दाद का याददाश्त तो नीमच में काम किया। मैं तुरंत मेरे पिताजी का, मेरे जी का और मेरे चाचा जी का सबके नाम बताया। बताओ तुम किसके बेटे? अच्छा, उन्होंने कहा तुम शाम के बेटे हो, हिंदू महासभा में काम करते हो। ये ठाकरे जी के सब। तो यूनिवर्सिटी की शुरू से ही आप कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में वहाँ से शुरू हुआ। अगर स्वतंत्रता की आज़ादी की पहली गोली चली हमारे स्वतंत्रता संग्राम की फांसी पे लटकाया गया, तो वो नीमच का वट वृक्ष है, वो नीमच का और लटकाया गया। क्योंकि नीमच शहर सिटी से लगा हुआ ना, सिटी मतलब शहर, तो पहले मुख्य शहर नीमच में हुआ करता था, इसलिए सबको लगता है कि नीमच की शहर है। दिलीप सिंह जी परियार आपके समकक्ष नेता रहे, आपने राजनीति में साथ रहे, वे विधायक बन गए, आप कैसे पीछे रह गए? देखिए, ये मैं कहूँगा किस्मत की बात है। और मैं चूंकि पार्टी में काम करता था, दिलीप सिंह जी परियार बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में काम करता था। हमारी दोनों की दिशाएं एक थी, लेकिन हम एक जगह बंधे संगठन से बंधे हुए थे। उनका संगठन होता भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी के लोगों को वो आपके बाद राजनीति में आए? वो उधर काम करते थे, हमारे दोनों का क्षेत्र अलग अलग। जनता पार्टी में निश्चित रूप से बात में आए, लेकिन वो देश का काम कर रहे थे, देश हित का काम करते थे, संघ में काम कर रहे थे, जो हमारी मातृ संस्था है उसमें काम कर रहे थे। क्योंकि पार्टी के लोगों को, ऊपर के लोगों को लगा कि इनका उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा अच्छा हो सकता है, इसलिए उनको पार्टी में लाकर उनको चुनाव। तो उस समय आपकी भी दावेदारी थी? मुझे ऐसा पता है कि मैंने कभी किसी चीज की दावेदारी नहीं, मैंने कभी पार्टी से कुछ मांगा ही नहीं। फिर मलाल तो रहा होगा कि ना संगठन में आपने इतने साल तक काम किया और भाजपा जिला अध्यक्ष की दौड़ में भी रहे, लेकिन जिला अध्यक्ष भी के पद पर भी नहीं पहुंच पाए जी, जबकि आप हकदार थे। नहीं, मलाल इसलिए नहीं होता, मलाल होना भी नहीं चाहिए कि पार्टी की वजह से मुझे जो मान सम्मान मिले, जो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके आज कहीं पे भी जाता हूँ तो कार्यकर्ता मैं तो इज्जत करता। तो आदमी ये सब जो करता है, एक तो देश सेवा के लिए करता है, गरीबों की सेवा के लिए करता है, या मान सम्मान इज्जत के लिए करता है। तो भगवान की कृपा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की दया है, कृपा है, तो मेरा इतना मान सम्मान और इज्जत करते हैं कि मेरे को एहसास ही नहीं होता कि मैं विधायक हूँ। अच्छा, वो पिछली बार हमारे कार्यक्रम में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जिनेन्द्र दोषी जी आए थे, वो भी सांसद प्रतिनिधि रहे, लंबे समय तक संगठन में काम किया, चुनाव संचालक रहे। उन्होंने एक बड़ा बात ये कही कि भाजपा में अभी चरण वंदना का दौर चल रहा है, कि जो भी चरण वंदना करता है वो आगे बढ़ता है, उसको पद मिलता है, और जो समर्पित लोग हैं, जो पुराने कार्यकर्ता, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? तो ऐसा कहीं मेरे को देख के लगता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उनके मन की जो टीस थी उन्होंने खुलासा किया
कि मेरे से बड़ा उदाहरण कुछ हो सकता है क्या? लेकिन आप विधायक और जिला अध्यक्ष दो बड़े पद से चुक गए, उसके बाद भी आप संगठन के लिए समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। मैं तो चीखा नहीं। जी जी। मेरे को संगठन ने जो मेरी योग्यता देकर मुझे काम दिए, हाँ। वो काम में कर रहा हूँ, आगे तक वही काम करता रहूंगा। संगठन मेरे बारे में निर्णय करेगा। तो एक और चीज है कि जिस समय पप्पू जी का नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट फाइनल हो रहा था, उस समय आपका नाम लगभग तय था, पटवा जी आपके नाम पे सहमत थे और सब लोगों ने मान लिया था कि महेंद्र जी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। वहाँ कैसे रहे? आप तो ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है या नगर पालिका चुनाव है, महेंद्र भटनागर का नाम कब नहीं आया? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कि महेंद्र जी इतने समर्पित होने के बावजूद भी आपके साथ ये इंटरनल राजनीति क्यों हो जाती है? मैं कोई इंटरनल राजनीति नहीं होती, फिर भी आप रह जाते हैं। मैं रहता नहीं हूँ। जी। मेरे को उससे और ऊंचा पद मिलता है। हर बार से मैं हर बार आगे बढ़ूँ। सबसे पहले मुझे नीमच का प्रभारी बनाया, दूसरी बार जावत का प्रभारी बनाया, तीसरी बार पूरे जिले का प्रभारी बनाया। ये सत्ता और संगठन में अंतर है भाई साहब। जो सत्ता में रहते हैं उनकी चलती है, संगठन वालों को तो कई बार बड़ा हताश और निराश होना पड़ता है। कौन कहता है? संगठन से ही सत्ता चलती है। अच्छा, संगठन से ही सत्ता। कुशा बाबू जी ठाकरे कितने चुनाव लड़े? कोई चुनाव नहीं लड़े मेरे को। एक चुनाव लड़े बाहर गए थे। अच्छा। उसके बाद कोई चुनाव लड़े। वो चाहते तो कोई सा भी चुनाव लड़ सकते, वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते। ऐसा नहीं है। संगठन की वजह से ही सत्ता आती है, संगठन काम करता है, जिससे सत्ता आती अभी है। वर्तमान में आप अभी मैं वर्तमान में ये बात बता दूं, दिल्ली का चुनाव जो आपने देखा है, हाँ, उस संगठन की वजह से चुनाव जीता है। जी। संगठन के कार्यकर्ताओं 4 महीने काम करते थे और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, जिसका ये परिणाम आया। अभी वर्तमान में हमने देखा कि आप नीमच नगर पालिका के प्रभारी हैं। पार्षदों में बड़ी फुट वाली स्थिति भाजपा के पार्षदों में देखा है कि नगर पालिका अध्यक्ष के अभी सभी लोग एकदम खिलाफ हो गए हैं। क्या कोई समन्वय नहीं बैठ पा रहा है कि अभी लगातार ना तो परिषद की बैठक हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है और पार्षदों में कई तरह के गुट बन गए? गुटबाजी नहीं, छोटा मोटा सबसे मैं कहा किसी भी व्यक्ति का एक पक्ष होता है, उसका विपक्ष ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। वो राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र तो है नहीं कि इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। तो आपस में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन वैमनस्यता नहीं। और मैं भी 2 दिन पहले पार्षद की मीटिंग हुई, अभी दो बार सहमत, कोई ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी बात हो जाती है तो चूंकि वो उसमें कोई देखने वाला नहीं था, कोई चुनाव का संगठन पर होगा, समय चल रहा था, इसलिए कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन अब सब ठीक है, आप देखेंगे आने वाली परिषद का एकजुट होकर होंगे और मैं एकजुट कर होंगे और नीमच में विकास भी आपको नहीं। लेकिन अभी जैसे बीच में जो माहौल बना था, उसमें एक समय था जब 2 साल लगभग परिषद को होने को आ रहे हैं और जिस तरह से स्थितियां बीच में बनती बिगड़ती रही, अब आने वाला समय बहुत कम बचा है। अगर ऐसी हालत है तो शहर का विकास कैसे होगा? तो शहर में विकास तो बहुत चल रहा है, इससे विकास प्रभावित नहीं हो रहा। 70 से 80 सड़कें अभी नई बनी है, बगीचे आप डेवलप हो रहे हैं, सड़कें नई बन रही हैं, अब सुविधा लोगों को मिल रही है, पानी की सुविधा हो रही है, नल बिजली मिल रहा है, लाइटें सब चालू है, सफाई व्यवस्था। एक खेमान वर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ रहता है हमेशा, और वो शायद उनकी इच्छाएं ज्यादा है या उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। उसका कंट्रोल है आप? लगता है वो देखो, महत्वाकांक्षा तो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है सबकी होता है, सबकी रहती है। पर मैंने जैसे कहा ना, कभी कभी किन लोगों में छोटा मोटा असंतोष रहता है, पर जब पार्टी की इजाजत पर बैठते हैं वहाँ सबको देखना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल मजबूत है, सब लोग एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं और अंतिम निर्णय जब होकर जब परिणाम आता है तो एकजुट होने का एक कारण है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ऑप्शन रहेगा, तो मैं कुछ नाम बताऊंगा और उसमें से आपको एक कुछ चुनना रहेगा। श्रेष्ठ संसदीय कार्यकाल किसका रहा? मीनाक्षी नटराजन, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे या सुधीर गुप्ता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय कार्यकाल हमेशा अच्छा है। एक बताना पड़ेगा आपको, एक नाम। भारतीय जनता पार्टी जब संसदीय क्षेत्र में रही है, संसदीय क्षेत्र का विकास हुआ है, चाहे वो लक्ष्मण जी पांडे हो, चाहे हमारे सुधीर जी गुप्ता हो। आज गांव-गांव में चले जाओ तो कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां डॉक्टर लक्ष्मण पांडे के नाम पर लगा पत्थर ना हो। और आप क्षेत्र के विकास की बात करो तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ सुधीर गुप्ता ने। मीनाक्षी का
मीनाक्षी का क्या लगा, तो दिखा कुछ है नहीं। संसदीय क्षेत्र में कुछ दिखा क्या, केवल बातें करने का लगा। जी। हमने आपने लगभग विधानसभा के 3 कार्यकाल देखे होंगे, डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, दिलीप सिंह जी परिया और नंदकिशोर जी पटेल, किनका कार्यकाल श्रेष्ठ मानते हैं? ये निश्चित रूप से हमारे विधायक का कार्यकाल श्रेष्ठ था, क्योंकि इसमें लगातार आप देखो मेडिकल कॉलेज आ गए, पावर लाइन आ गई, सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी योजनाएं कार्य में गई, सरकारी बिल्डिंग बन गई, जिले की बिल्डिंग बन गई, जिला न्यायालय बन गए, उपभोक्ता फोरम के न्यायालय बन गए, आंगनवाड़ी के भवन बन गए, पंचायतों के भवन बन गए, लगातार विकास। पूरी नीमच विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं, मुख्य सड़क से जुड़ गया। प्रधानमंत्री सड़कें हो या मुख्यमंत्री सड़क हो, खेत गांव की सड़क हो, ऐसे सड़कों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया। सिंचाई के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। अब देख लो, चंबल का पानी खेतों और घर तक आने वाला है। एक सिंचाई का पीने के पानी का नया डैम बन गया, शिवाजी सागर के नाम से जो ठीक डैम बना है। तो ऐसा अनेकों डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए। इसलिए दिलीप सिंह परिवार का कार्यकाल निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। और शिवाजी का कार्यकाल शिवाजी का कार्यकाल इतने उपलब्धियों से भरा हुआ है। शिवाजी लगातार विपक्ष में रहे और विपक्ष में लेकर जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को उठाया, जितने की बात करी, इसके कारण वो सर्वमान्य नेता बने और नीमच से लगातार हो गए। नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका में आप खुद 10 साल तक रघुराज जी के कार्यकाल में रहे, फिर हरीश दुआ जी का आया, पप्पू जैन का आया और संतोष जी की बहू है अपने स्वाति चोपड़ा जी, इनका कार्यकाल आप श्रेष्ठ मानते हैं? आपका 10 साल मानते हैं या इधर का 10 साल मानते हैं? देखिए, बात करें नीमच की पानी की समस्या कितनी विकराल थी। जी। हम भी 10 साल रहे, हम चिल्लाते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जी। लेकिन पाइपलाइन नहीं बनी। अमृत सिटी योजना से बदली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हाँ। नीमच की पाइपलाइन बदल गई। जो पेयजल की शहर में पाइपलाइन थी वो बदल गई। वार्डों तक, हर वार्ड तक पानी पहुंच गया। शहर में टंकियां बन गई, शहर की सड़कों का डामरीकरण हो गया, नई सड़कें बन गई। नीमच के जितने बगीचे वीरान पड़े हुए थे पिछले 10 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, वो सभी बगीचों में हरियाली आ गई। किनका कार्यकाल तो मानते ये हैं? मैं बताता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल। चाहे वो पप्पू जैन का हो या स्वाति चोपड़ा का हो। निश्चित रूप से जो नीमच शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, वो कांग्रेस की नगर पालिका कार्यकाल में। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन है, महेंद्र भटनागर का भविष्य क्या है? आने वाले समय में विधानसभा या संगठन में ही रहकर संगठन के लिए कार्य करना, विधानसभा का चुनाव लड़ने की मनसा है? देखिए, मेरे बारे में मैंने जो कहा, मेरा जो उद्देश्य है कि वो जो गरीब रोटी सूखी खा रहा है, मेरे पिछले कपड़े पहन रहा है, बच्चों को पालने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है, उसको वो जिस दिन उन्नति करके बराबरी में बैठ जाए, उस दिन मैं चैन की सांस लूंगा। और ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया है, उस मार्ग पर चलकर दीन दुखियों और गरीबों को गले लगा सके। ये मेरी भावना है और मेरा यह उद्देश्य यही है कि राजनीति के माध्यम से मैं दीन दुखियों के सेवा कर सकूं और नीमच के विकास में सहभागी बनकर भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाई तक पहुंचाने में मेरा अपना प्राणपण पूरा लगा दूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को मां माना है, मैं जीऊंगा देश के लिए, मरूंगा देश के लिए। धन्यवाद। तो आप थे महेंद्र जी भटनागर, भाजपा के दिग्गज नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जो कि आज हमारे नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हुए। उन्होंने हर बात का बेबाकी से जवाब दिया और एक बड़ी बात यह कही कि हर पार्टी में गुटबाजी होती है, प्रतिद्वंदिता चलती है, लेकिन वैमनस्यता नहीं होना चाहिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती से। देखते रहे नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।